नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो तक हमने अध्ययन किया था कि अंग्रेज़ों द्वारा अपनी कूटनीति के तहत पहले सिंध को, फिर पंजाब को और धीरे धीरे उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित प्रांतों पर अपना अधिकार कर लिया गया। अब उसके सामने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत उसकी नज़र में जो देश था वह था अफ़गानिस्तान, और अंग्रेज इस पर अपना कब्जा करना चाहते थे, जिसका सबसे प्रमुख कारण रूस से भारत की रक्षा करना था, क्योंकि अफ़गानिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र रूस था उत्तर की तरफ, और अंग्रेज़ों को भय था कि रूस अफ़गानिस्तान के सहारे भारत, जो कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, उस पर कब्जा कर सकता है। इसका भय अंग्रेज़ों को बना रहता था। इस कारण अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा, जिसको हम आंग्ल अफ़गान संबंध के नाम से इतिहास में जानते हैं, और हम आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा तथा उत्तर पश्चिम की ओर एक वैज्ञानिक सीमा की समस्या ने अंग्रेज़ों को अफ़गानों से संबंध स्थापित करने या युद्ध करने पर बाध्य किया। यानी कि कहीं न कहीं अंग्रेज़ों पर मनोवैज्ञानिक दबाव था कि जो अफ़गानिस्तान जो रूस से लगा हुआ क्षेत्र था, तो अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं डर था कि रूस अफ़गानिस्तान के सहारे भारत पर आक्रमण करने तथा अंग्रेज़ों को यह भय भी था कि रूस और फ्रांस दोनों मित्रता कर लेंगे और फिर रूस अफ़गानिस्तान के सहारे भारत पर आक्रमण करेगा, और उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। तो अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक या कहीं न कहीं एक तरह से डर सता रहा था। इस कारण से उसने अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई। तो देखते हैं आंग्ल अफ़गान संबंधों का पहला दौर। 1836 में ऑकलैंड को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि विलियम बेंटिंग था पहले आपके गवर्नर जनरल, उसके बाद ऑकलैंड आता है 1836 में, और 1837 में ऑकलैंड ने कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स को काबुल की व्यापारिक यात्रा पर भेजा। वास्तव में अलेक्जेंडर बर्न्स को काबुल की राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए काबुल भेजा गया था। काबुल के अमीर दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेजों से प्रार्थना की कि उसे महाराज रंजीत सिंह से पेशावर वापस दिला दे। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया तथा दोस्त मोहम्मद ने निराश होकर रूस से सहायता प्राप्त की। यानी कि विद्यार्थियों, उस समय अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था काबुल। अभी भी अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है वह आपके काबुल है। तो अफ़गानिस्तान पर जो उस समय शासक करते थे उनको अमीर कहा जाता था, और उस समय जो उनका
राजा या अमीर था वो मोहम्मद था, तो अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति के तहत बर्न्स को मोहम्मद से मिलने भेजा। तो मोहम्मद भी बड़ा चालाक था, उसने कहा रणजीत सिंह ने जो हमारा क्षेत्र पेशावर जीता था उसको अंग्रेज़ वापस दिला दे। परंतु उस समय गवर्नर जनरल ऑकलैंड था, उसने उसकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो फिर मोहम्मद ने क्या किया कि रूस से सहायता मांगी। इस प्रकार अलेक्जेंडर बर्न्स अपनी योजनाओं में असफल होकर 26 अप्रैल 1838 को भारत वापस आ गया। बर्न्स की असफलता के बाद ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और शाह शुजा के साथ मिलकर जून 1838 में एक त्रिदलीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार शाह शुजा को ऑकलैंड ने अपनी सैनिक सहायता से 1840 में काबुल की गद्दी पर बैठा दिया। इसके बदले शाह शुजा ने वचन दिया कि वह अपने विदेश संबंध सिख और अंग्रेजों की सलाह से संचालित करेगा, किंतु स्थानीय जनता ने शाह शुजा को स्वीकार नहीं किया। अब ऑकलैंड क्या करता है छात्रों कि पंजाब में शासन कर रहा होता रणजीत सिंह और अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा होता है शाह शुजा। यह अफगानिस्तान का राजा बनने का जो ख्वाब देख रहा था वह शाह शुजा देख रहा था। तो ऑकलैंड बड़ा चालाक था, इसने रणजीत सिंह और शाह शुजा के साथ मिलकर एक संधि की और इस संधि के अनुसार इसने शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बिठा दिया। यानी कि शाह शुजा अब अफगानिस्तान का अमीर बन गया, क्योंकि वहाँ के राजा को अमीर कहते थे। परंतु आगे चलकर क्या होता है कि वहाँ की जनता विद्रोह कर देगी, क्योंकि उसने शाह शुजा को वहाँ स्वीकार नहीं किया था। शीघ्र ही अफगानों ने विद्रोह कर दिया और शाह शुजा की सत्ता को समाप्त कर दिया। फरवरी 1842 तक समस्त अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान से वापस आ गई। आंग्ल अफगान, अब देखिए जब जनता ने वहाँ विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजी सेना को फरवरी 1842 में अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा। तो यहाँ पर आपके आंग्ल अफगान संबंधों का पहला दौर समाप्त हो गया था। अब हम देखते हैं आंग्ल अफगान संबंधों का दूसरा दौर। आंग्ल अफगान संबंधों का दूसरा दौर। तो देखिएगा छात्रों, आंग्ल अफगान संबंधों का दूसरा दौर लॉर्ड एलनबरो से लेकर लॉर्ड नॉर्थ कुर्क के शासनकाल तक चलता रहा। यानी कि जो एलनबरो और नॉर्थ कुर्क थे ये आपके अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि ऑकलैंड, पहला दौर तो ऑकलैंड के शासनकाल में समाप्त हो गया। अब दूसरा दौर जो आएगा वह एलनबरो व नॉर्थ कुर्क के शासनकाल तक चलता रहेगा। आंग्ल अफगान संबंधों का यह दूसरा दौर जॉन लॉरेंस की कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए प्रसिद्ध है। जॉन लॉरेंस अफगान मामलों के प्रति उदासीन और रूस की मध्य एशियाई आकांक्षाओं से भली भांति परिचित था, किंतु वह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उसको ये विश्वास था कि अफगानिस्तान पर पहला आक्रमणकारी, चाहे वह अंग्रेज हो या रूसी, शत्रु समझा जाएगा तथा दूसरा मित्र। अतः उसने ये नीति निर्धारित की कि सीमाओं पर सेना तैयार रखें ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जॉन लॉरेंस होता है, वह बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ था। उसका मानना था कि अफगानिस्तान पर चाहे पहले रूस आक्रमण करे या भारत, जो भी पहले आक्रमण करेगा वह उसका शत्रु माना जाएगा और दूसरा दोस्त माना जाएगा। तो उसने क्या किया कि सीमा पर सेना तैनात रखी और तटस्थ बना रहा कि जब स्थिति ऐसी आएगी तो यहाँ से हम हमला करेंगे। अब देखिए 1863 में अफगानिस्तान के अमीर दोस्त
मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। और जब किसी राजा की मृत्यु होती है तो निश्चित ही उस राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष चलता है। तो यहाँ भी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। अठारह तक दोस्त मोहम्मद का पुत्र शेर अली पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गया। उत्तराधिकार के इस संघर्ष में गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस ने न तो किसी का पक्ष लिया और न ही किसी की सहायता की। मैंने जैसा पहले ही बताया कि जॉन लॉरेंस था, ये बड़ा ही कूटनीतिक व्यक्ति था। पहले ही इसने अफगानिस्तान पर अपनी तटस्थता की नीति अपनाई और अब भी यह सब घटनाएं वह देख रहा था कि कैसे वहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है और मोहम्मद का पुत्र शेर अली सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गया। तो उत्तराधिकार संघर्ष में भी लॉरेंस ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, परंतु यह बड़े चालाक व्यक्ति था। जब शेर अली वहाँ का अमीर बना तो लॉरेंस ने उसे प्रचुर आर्थिक और सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव किया। लॉर्ड मेयो और नॉर्थ कुक ने लॉरेंस की नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं किया। यानी कि लॉरेंस ने जब देखा अब स्थिति संभल गई है, मोहम्मद का पुत्र शेर अली पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गया है, तो उसने आगे चलकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसको प्रचुर आर्थिक और सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव किया। और इसके बाद लॉर्ड मेयो और नॉर्थ कुक आते गवर्नर जनरल, वह भी लॉरेंस की नीति ही अपनाते हैं, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आंग्ल अफगान संबंधों का दूसरा दौर समाप्त हो जाता है। अब देखिए आंग्ल अफगान संबंधों का तीसरा दौर। आंग्ल अफगान संबंधों का तीसरा दौर लॉर्ड लिटन के शासनकाल से प्रारंभ होता है। लॉर्ड लिटन 1876 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। अब देखिए नया गवर्नर जनरल आ रहा है लॉर्ड लिटन 1876 के अंदर, और उसने जो मोहम्मद का पुत्र था अमीर शेर अली, वहाँ का शासक अफगानिस्तान का, उसको एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। उस संधि की जो शर्तें थी उसमें यह कहा गया कि अमीर एक नियमित सहायता राशि अंग्रेजों को प्रदान करें, अमीर रूस के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करें, शेर अली के छोटे पुत्र अब्दुल्लाजा को शेर अली का उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाए, काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया जाए। परंतु शेर अली क्या करता है, इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं संधि अपमानजनक संधि लग रही थी शेर अली को। और उसने सोचा कि मैं अगर अंग्रेजों से संधि करूंगा तो नाराज रूस हो जाएगा और रूस अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देगा। और इस संधि में जो शर्तें रखी गई वह उससे शेर अली सहमत नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं इस संधि को नहीं मानता हूँ। तो लॉर्ड लिटन ने इसे अपनी अपमानजनक उपेक्षा माना और अफगानिस्तान के विरुद्ध धमकाने की नीति का अनुसरण प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद उसने अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रमण की तैयारी भी शुरू कर दी और नवंबर 1878 में आंग्ल अफगान युद्ध आरंभ हो गया। शीघ्र ही अंग्रेजी सेना ने अफगान प्रतिरोध को समाप्त कर दिया। शेर अली भागकर रूसी तुर्किस्तान पहुंच गया। 21 फरवरी 1879 को उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध में क्या होता है, शेर अली हार जाता है और भागकर रूस तुर्किस्तान पहुंच गया और
शेर अली के बाद उसका पुत्र याकूब खां को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। इस संधि के अनुसार याकूब खान को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार किया गया। अमीर ने 6 लाख रुपया वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया और अपने विदेशी संबंधों में भारत सरकार की मध्यस्थता स्वीकार की। अब जब शेर अली भागकर रूस तुर्किस्तान भाग गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र होता है याकूब खां, वह अंग्रेजों से संधि कर लेता है और बदले में 6 लाख रुपये वार्षिक कंपनी को देता है तथा विदेश संबंधों में वह भारत सरकार, जो कि उस समय अंग्रेज सरकार थी, उनकी मध्यस्थता को उसने स्वीकार कर लिया। परंतु आगे चलकर क्या होता है कि अंग्रेजों की यह विजय स्थायी न रह सकी और 3 सितंबर 1879 को काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केवेन घरी की हत्या कर दी गई। किंतु अंग्रेजी सेना ने पुनः अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया तथा काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश रेजिडेंट जो होता है अंग्रेज सरकार का, केवेन घरी, उसकी हत्या कर दी जाती है काबुल के अंदर, जिससे वह विद्रोह भड़क जाता है। परंतु शीघ्र ही अंग्रेजी सेना विद्रोह को दबाने में कामयाब रही और काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया। अब क्या होता है, अप्रैल 1880 में ग्लैडस्टोन ने ब्रिटेन में उदारवादी दल की सरकार बनाई। यानी कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो इधर से क्या होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन भी अपना त्यागपत्र दे देता है और उसके स्थान पर लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। और इसी घटनाक्रम के बीच क्या होता है, शेर अली के भाई का लड़का अब्दुल रहमान काबुल पहुंच जाता है, जबकि काबुल में किसका शासन होता है इस समय, शेर खां का जो पुत्र था याकूब खां। शेर खां तो भाग जाता है रूस, शेर अली खां रूस भाग जाता है और उसका पुत्र होता है याकूब खां। उसको यहाँ का अफगानिस्तान का शासक स्वीकार कर लिया जाता है। परंतु अब इस बीच कौन आ जाता है, शेर अली का भतीजा अब्दुल रहमान काबुल आ गया और लॉर्ड रिपन ने भी उसे काबुल का अमीर स्वीकार कर लिया। और इधर से गवर्नर जनरल भी लॉर्ड लिटन के स्थान पर लॉर्ड रिपन आया, तो रिपन ने भी अब्दुल रहमान को काबुल का, अफगानिस्तान का शासक स्वीकार कर लिया। अफगानिस्तान को खंडित करने की लॉर्ड लिटन की योजनाओं को तिलांजलि दे दी। यानी कि लॉर्ड लिटन के स्थान पर जब लॉर्ड रिपन भारत आया, तो रिपन बड़ा ही उदारवादी व्यक्ति था और इसने जो लॉर्ड लिटन की जो साम्राज्यवादी नीति थी अफगानिस्तान को खंडित करने की, एक तरह से उस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और अफगानिस्तान के विरुद्ध उदारवादी नीति अपनाई लॉर्ड रिपन ने। क्योंकि यह उदारवादी व्यक्ति था, इसने भारत में और भी बहुत से सुधारात्मक कार्य किए थे। इसलिए वर्तमान में भी लॉर्ड रिपन को भारत के अंदर सुधारात्मक कार्यों के रूप में जाना जाता है। बड़ा ही अच्छा गवर्नर जनरल था, इसलिए इसने अफगानिस्तान के प्रति अपनी तटस्थ नीति को बनाए रखा। अब तीसरा दौर लॉर्ड रिपन के बाद समाप्त हो जाता है। अब देखिए आंग्ल अफगान संबंधों का चौथा दौर। रूस भी एक साम्राज्यवादी देश था, वह भी अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर अधिकार करता था और इसी के तहत 1889 में रूस ने पर्व, जो कि अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, उस पर अधिकार कर लिया।
तथा 1885 में रूस ने एक अन्य अफगान प्रदेश पंचदेह पर भी अधिकार कर लिया। यानी कि 85 से 89 के बीच में रूस ने पर्व और पंचदेह जो अफगानिस्तान के क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया। रूस की इन विस्तारवादी योजनाओं को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रूस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी आरंभ की, किंतु रूस ने शीघ्र ही ब्रिटिश सेनाओं के भय से विजित क्षेत्र पुनः अफगानिस्तान को लौटा दिए और इस प्रकार संकट टल गया। यानी कि विद्यार्थियों, आंग्ल अफगान संबंधों के चौथे दौर में रूस द्वारा अफगानिस्तान के क्षेत्रों को जीता जाता है, जिसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए योजना बनाते हैं अंग्रेज, परंतु अंग्रेजों के भय के कारण रूस वापस विजित क्षेत्रों को अफगानिस्तान को लौटा देता है। किंतु रूस ने दक्षिण और पूर्व की ओर अपना प्रसार जारी रखा और 1895 में पामीर पर अधिकार कर लिया, किंतु ब्रिटिश भय के कारण 1895 के अंत में उसने ऑक्सस नदी को अपनी दक्षिणी सीमा स्वीकार कर लिया। 1907 में आंग्ल रूस समझौता हुआ। इसमें यह निश्चित हुआ कि अफगानिस्तान रूस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। रूस ने भी यह वचन दिया कि वह काबुल में अपने एजेंट नहीं भेजेगा, काबुल के साथ अपने संबंधों में इंग्लैंड की मध्यस्थता स्वीकार करेगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न करने व अपने प्रभाव का रूस के विरुद्ध प्रयोग न करने का वचन दिया। यानी कि आंग्ल अफगान का जो संबंधों का जो चौथा दौर था उसके अंदर 1907 के अंदर अंग्रेजों और रूस के मध्य एक समझौता हो गया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि अफगानिस्तान के मामले में न तो रूस दखल देगा न ही अंग्रेज दखल देंगे। तो इस तरह से 1907 के अंदर अंग्रेजों और रूस के मध्य एक समझौता हुआ, किंतु अफगानिस्तान का अमीर हबीबुल्ला इस समझौते से सहमत न था। अतः आंग्ल अफगान संबंध पुनः टूटने की स्थिति में पहुंच गए। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की ओर से अमीर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह शीघ्र ही परास्त हो गया। इस बीच क्या होता है, प्रथम महायुद्ध 1914 में प्रारंभ हो जाता है और जर्मनी की ओर से अफगानिस्तान ने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह शीघ्र ही परास्त हुआ और 1921 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के द्वारा अफगानिस्तान को विदेशी संबंधों के क्षेत्र में पुनः स्वाधीनता प्रदान की गई और 1922 में काबुल और इंग्लैंड के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे अंग्रेज और अफगानिस्तान के मध्य संबंधों का दौर चला, परंतु रूस के प्रभाव के कारण अंग्रेज भी पूर्ण रूप से अफगानिस्तान को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाए और आखिरकार अंत में अफगानिस्तान को फिर से स्वाधीनता प्रदान की गई। और 1922 ईस्वी में इंग्लैंड और काबुल के बीच दूतावास भी स्थापित किया गया था। और अफगानिस्तान ने भी अंग्रेजों के समक्ष 1922 के बाद फिर कभी कोई समस्या पैदा नहीं की। इस तरह से आंग्ल अफगान संबंधों का दौर चला, जिसका हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।